हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने फाइनल अकाउंट, जैसे हमारा फाइनल अकाउंट का टॉपिक चल रहा था, तो फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट, फाइनल अकाउंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट और फाइनल अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने फाइनल अकाउंट के सारे फॉर्मेट्स भी पिछले पार्ट में दिखाए हैं, पार्ट फर्स्ट में। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इस पार्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, और वो उसका लिंक मैंने आई टैब पर दिया है, जिसे आप देखकर फिर इस सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर तरह के बिजनेस को एट द एंड ऑफ ईयर अपने फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन जानने को मिलती है। तो अगर इसे आप डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और बाकी जैसे फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया है, यहां पर फिर से बता देता हूं कि फाइनल अकाउंट में हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है। इसमें हम बिजनेस के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाते हैं। दूसरा अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। इससे हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। इसमें हम बिजनेस में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए, जिन एक्सपेंसेस का मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। साथ ही बिजनेस में बहुत सारी अदर इनकम भी हमें मिलती है जो हमारे मेन एक्टिविटी से नहीं आई, लाइक रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये ऐसी इनकम है जो हमारे मेन एक्टिविटी से नहीं आई, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। और तीसरा मैंने बताया आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाई जाती है। इसमें बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज दिखाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये चीजें नहीं सीखी तो आप फर्स्ट पार्ट में उस वीडियो में फाइनल अकाउंट के फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखें, उसमें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। साथ ही जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने फॉर्मूले भी डिस्कस किए फर्स्ट पार्ट में। आज सेकंड पार्ट में कि फाइनल अकाउंट के साथ साथ विद एडजस्टमेंट हमें अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो फाइनल अकाउंट में इन एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, वो आज हम डिटेल में सीखेंगे। अब बात आती है कि ये एडजस्टमेंट होती क्या है। दोस्तों, जैसे फाइनल अकाउंट हमें बनाना है तो फाइनल अकाउंट के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बिजनेस के सारे लेजर का बैलेंस शो करने वाला स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें 31 तक आ चुकी हैं, जिनके लेजर बन चुके हैं, वो तो ट्रायल बैलेंस में आ चुके हैं। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग अवर ट्रायल बैलेंस, जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, हमें पता चला कि कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने ट्रायल बैलेंस बनाते समय शो नहीं की, या कुछ इंफॉर्मेशन हमें बाद में पता चली। तो उन बाद में पता चलने वाली इंफॉर्मेशन को ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं विद ओनली ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में आने वाले सारे लेजर बैलेंस तीनों अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट। बट अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन में आपका ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए इनकी हमें डबल एंट्री करनी होगी। हर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। फाइनल अकाउंट में अराउंड 15 to 18 एडजस्टमेंट होती है। मैं वो सारी एडजस्टमेंट आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। अगर आप फाइनल अकाउंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक
दोस्तों ये क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी जो फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट किया और वो क्वेश्चन किए जिनमें ट्रायल बैलेंस दिया होता था, बट क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिला होगा। उसका रीजन क्या है कि हमारा बिजनेस जो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन मीन सेल परचेज करता है, वो तो 31 मार्च तक के हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं। बट 31 मार्च को हमारे पास एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये तो 31 मार्च के इवनिंग में बिजनेस क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा, और जिसका वैल्यूशन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ईयर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन गोडाउन में जाके करते हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ये आपको दिखा हुआ मतलब लिखा हुआ मिलता है। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे? एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले क्या दिखाते हैं यहां क्रेडिट साइड में? सेल्स। तो सेल्स दिखाने के बाद उसी के नीचे हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो इस साल हमारा नहीं बिका। अब ये क्लोजिंग स्टॉक और कहां दिखाया जाता है? ये क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो दोनों जगह सेम वैल्यू ही क्लोजिंग स्टॉक की दिखाई जाती है। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, तो 1 लाख यहां पर और यहां पर भी हमने 1 लाख ही दिखाना है। तो दो जगह हमारा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन है। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। वो एक्सपेंसेस जो हमारे ऊपर ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए। तो ये तो हमारे करंट ईयर के ही वो एक्सपेंस है, वो खर्चे हैं जिन्हें हमें करंट ईयर में दिखाना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया इसलिए अब तक रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कुछ और नाम हैं, वो भी आप समझ लें। हम आउटस्टैंडिंग को एरियर्स भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं, अनएक्रूड भी कहते हैं, पेएबल भी कहते हैं, अनपेड भी कहते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स। इन सब का मतलब है कि एक्सपेंसेस हमारे ऊपर ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए। तो ये एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए जिस अकाउंट का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उस अकाउंट में हम दिखाएंगे। अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मान लीजिए वेजेज आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे जो वेजेस आपको दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में वो तो पेड है, उतने हम पे कर चुके हैं। बट अभी जो पे करना बाकी है वो भी तो हमारा करंट ईयर का ही एक्सपेंस है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां पर ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस हम यहां पर ऐड कर देंगे और टोटल 12 मंथ्स के वेजेस मीन्स हमें अपने बिजनेस में जो एक्सपेंस दिखाने होते हैं वो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च पूरे 12 महीने के दिखाने, ना तो 12 महीने से कम ना 12 महीने से ज्यादा। तो हमारा जितना आउटस्टैंडिंग वेजेस का पार्ट है वो हमने अपने एक्सपेंस में ऐड कर दिया, बट साथ ही साथ ये अभी तक हमने पे नहीं किया। तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? हमारी लायबिलिटी। इसलिए हमें कहां दिखाना है इसे? और बैलेंस शीट में। बट बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे इसे? हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाएंगे।
ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, और लाइबिलिटी साइड में हम जितना एक्सपेंस ड्यू है और अभी तक हमने पे नहीं किया उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरीके से हमें लाइबिलिटी साइड में जितना पार्ट हमने ऐड किया है बस वो ऐड किया हुआ पार्ट ही हमारा आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी यहां दिखाना है। ठीक है, इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस वो जो हमने टाइम से पहले ही पे कर दी, मीन्स एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अब दोस्तों अगर हमने कोई खर्चा टाइम से पहले ही पे कर दिया है जो कि अभी हमारे ऊपर ड्यू भी नहीं हुआ, तो वो हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। हमें उसे और कहां दिखाना है? एसेट्स में। तो सबसे पहले जो खर्चा हमने पे किया है उसमें एडवांस वाला जितना पार्ट है वो आप कम करके उसे 1 ईयर का कर दो, 12 मंथ्स का। तो जैसे एक्सपेंस हमारा चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो, कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मली एडवांस में ही पे किए जाते हैं, लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम जिस दिन अपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस किसी भी एसेट्स का कराते हैं, हमें फर्स्ट प्रीमियम फर्स्ट डे ही पे करना होता है, तो नॉर्मली वो एडवांस में ही होता है। तो जो भी एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस की बात हमने किया, तो जो इंश्योरेंस हमने पे किया है करंट ईयर में, उसमें से करंट ईयर एंड तक मार्च 31 तक का तो करंट ईयर का खर्चा है। बट अगर मान लीजिए आपने 1 जुलाई में इंश्योरेंस कराया 1 साल के लिए, तो जुलाई 1 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का आपने पे कर दिया, जबकि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? मार्च 31 में। आपने एक्सपेंस कब तक का पे कर दिया है? जून 30 तक का, 3 महीने का एडवांस। तो जो एडवांस है उसे आप लेस कर दें उस 3 महीने का जो कि अगले साल से रिलेटेड है, तो यहां लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो 3 महीने का एडवांस वाला पार्ट हम लेस करके कर देते हैं। अब जो पैसा हमने एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है, एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है, वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, क्योंकि अभी तक वो हमारे ऊपर ड्यू नहीं हुआ था और टाइम से पहले हमने पे कर दिया, इसलिए बैलेंस शीट में हम इसे एसेट्स में दिखाएंगे। और एसेट्स में क्या दिखाया जाता है? एसेट्स में दिखाया जाता है हमारे वो राइट्स जिन्हें हमें पाने का, दोबारा से गेन करने का राइट है। तो एसेट साइड में आप दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 एडजस्टमेंट, इन्हें आप नोट करें, फिर मैंने मिटाकर अगली एडजस्टमेंट बताता हूं। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब 4th एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया है बट अभी तक हमें मिली नहीं। जैसे हमने किसी को सर्विसेज तो दे दी है बट उससे अब तक हमें उसकी फीस रिसीव्ड नहीं हुई। समझ आया? हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है बट अभी तक मिला नहीं है, तो ऐसी इनकम को एक्रूड इनकम कहते हैं। तो एक्रूड इनकम हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स क्यों है? क्योंकि हमें इसे प्राप्त करने का, लेने का राइट है। तो बिजनेस की सारी इनकम कहां दिखाते हैं हम? जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है या अदर इनकम होती है वो हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें अपनी इनकम को दिखाना है। मान लीजिए हमें इंटरेस्ट मिल चुका है थोड़ा बहुत, बट अभी कुछ इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो जितना इंटरेस्ट मिल चुका है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो तो आपकी इनकम है, ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। बट अभी कुछ इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, 2 महीने 3 महीने का इंटरेस्ट अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ। या रेंट है, रेंट रिसीव होगा है हमें 8 महीने 10 महीने का, बट अभी 2-3 महीने का रेंट मिलना बाकी है। तो उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। और जो इनकम हमें मिली है उसमें हम इसे ऐड करके अपनी पूरे फुल ईयर की इनकम दिखा देते हैं। तो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, जितना मिला है उसमें वो ऐड कर दो जो अभी तक नहीं मिला। ये भी करंट ईयर की इनकम है जो हमने अर्न तो कर लिया है बट अभी तक मिली नहीं, इसलिए ऐड करके टोटल इनकम हम बाहर दिखा देंगे। साथ ही ये इनकम हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स क्यों है? क्योंकि इसे हमें लेने का राइट है, अधिकार है, और अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? एसेट्स। तो आप इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप दिखाएंगे। इसे किसी में ऐड नहीं करना, सेपरेटली आप एसेट साइड में एक्रूड इनकम के नाम से, एक्रूड इनकम, इनकम का मतलब उस इनकम का नाम लिखना है जो इनकम है। ये क्या है? इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए बिजनेस की एसेट्स बन गई। ठीक है, जितना हमने ऐड किया बस वो पार्ट हमें एसेट्स में दिखाना है, ना कि टोटल। ठीक है, इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमें इनकम एडवांस में मिली है, इसका मतलब ये इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं किया, इसे हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो इनकम हमें अर्न करने से पहले ही मिल जाए, इनकम अर्न कब होती है? जब हम किसी को जो सर्विस देनी थी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद जो इनकम मिलती है उसे कहते हैं अर्न इनकम। बट अगर अभी हमने काम किसी को करके नहीं दिया और पहले से ही हमें पैसा मिल गया है तो वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है, मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। तो जो इनकम हमें मिली है वो हमने कहां दिखाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम हमने दिखाया है क्रेडिट साइड में, उसमें से वो पार्ट हमें माइनस कर देना है, लेस कर देना है जो एडवांस में मिली है। जैसे मान लीजिए कमीशन हमें मिला है, जो कमीशन हमें मिला है उसमें लिखा है कि मान लीजिए 2000 एडवांस में मिल गया है, जिसका काम अभी तक हमने करके नहीं दिया। तो उस कमीशन रिसीव्ड में से आप लेस कर देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। वो 2000 जो एडवांस मिल गया है वो हमारी इनकम नहीं है करंट ईयर की, क्योंकि वो काम हम जब बाद में करके देंगे तब हम उसे इनकम मानेंगे। अभी तक ये पैसा हमें एडवांस में मिला हुआ है। तो एडवांस में मिली हुई इनकम बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है? लायबिलिटी। इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से दिखाया गया, और इनकम का नाम यहां पर क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली हमारी एडजस्टमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन तो जानते होंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द
बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम बिजनेस में बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं, लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो जब एसेट्स हम पूरे साल यूज करते हैं तो यूज करने से क्या होता है, उनकी कीमत डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी घट जाती है, कार्य क्षमता घट जाती है। तो जब उनकी कैपेसिटी घट गई तो कीमत भी घट गई। अब उस कीमत घटने को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। तो ये डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है? एक लॉस है। और बिजनेस में लॉसेस कहां दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो और कहां दिखाओगे इसे आप? बैलेंस शीट में। तो पहले हम इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले आप उस एसेट्स का नाम लिखोगे जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। मान लीजिए मशीनरी पर हमारे पास मशीनरी है 5 लाख रुपए की, और जिस पर लिखा है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो मशीनरी 5 लाख की है, उसमें से लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 10% कितना हुआ? 50,000। यहां पर 4,50,000 बची हुई मशीनरी हम बाहर दिखा देंगे। और ये 50,000 का डेप्रिसिएशन क्या है हमारे बिजनेस के लिए? ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन हमारा लगा है? 50,000। तो ये 50,000 का डेप्रिसिएशन हम यहां प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अभी आप इसे लास्ट तक देखते रहें, बस बीच में क्विट ना करें। आपको आज सारी एडजस्टमेंट मैं सिखा दूंगा, इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं। तो दोस्तों, अब जो अगली एडजस्टमेंट हम सीखने जा रहे हैं, अगली 3 एडजस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा उन्हीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। तो उन तीनों का मैं पूरा एक इमेजिनरी क्वेश्चन लेकर आपको एडजस्टमेंट सिखाता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। कई बार ऐसा होता है हम यहां समझा देते हैं, बट क्वेश्चन करने बैठते हैं तो प्रेजेंटेशन समझ नहीं आता। इसलिए मैं एक मॉडल क्वेश्चन लेकर वो तीनों एडजस्टमेंट एक साथ सिखाता हूं। जैसे हमारी एडजस्टमेंट 6 तक हो गई थी, आप कह सकते हैं 7, 8 एंड 9th एडजस्टमेंट। 3 एडजस्टमेंट हम यहां पर एक साथ सीखने वाले हैं। और वो एडजस्टमेंट है क्या क्या? सबसे पहली है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? जो पैसे डूब गए उन्हें कहते हैं बैड डेट्स। दूसरा हमें सीखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दूसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसका मतलब होता है जो पैसे डूब सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, डाउटफुल है। साथ ही एक तीसरी एडजस्टमेंट जो इसी से रिलेटेड होती है, वो है रिजर्व फॉर डिस्काउंट। हमें अपने डेटर्स से एक एक्सपीरियंस मिलता है कि डेटर से जब भी पैसे मांगो वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगते हैं। तो उसके लिए भी समझदारी क्या है कि हम पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं कि हमें उन्हें कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये तीन एडजस्टमेंट अगर एक साथ आ जाती हैं तो स्टूडेंट यहां पे परेशान हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों एडजस्टमेंट बिल्कुल खेल खेल में सिखाता हूं। आपको एक मॉडल क्वेश्चन बनाकर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। मान लीजिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मैं ट्रायल बैलेंस पूरा ना लेकर एक एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक उसका पार्ट, एन एक्सट्रैक्ट मीन्स ट्रायल बैलेंस का एक हिस्सा। अब यहां पर
ट्रायल बैलेंस में आपने देखा दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट अमाउंट और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट। यहां पर डेबिट अमाउंट और यहां पर क्रेडिट अमाउंट। यहां आपने देखा पर्टिकुलर्स लिखा होता है, यहां पर आपके सीरियल नंबर होते हैं। अब मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में एक तो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स से मान लीजिए 2,10,000, 2,10,000 के डेटर्स हैं। इसके साथ आपको बेड डेट्स भी दिया हुआ है, बेड डेट्स दिया हुआ है मान लीजिए 8,000। आपको डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, मान लीजिए 5,000, या इसे ले लेते हैं मान लीजिए 3,000। इसके अलावा आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 2,000 दिया हुआ है, और एक और बैलेंस आपको दिया है रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ये दो बैलेंस आपको क्रेडिट कॉलम में दिए हुए। इतनी इंफॉर्मेशन, ये 5 इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। अब इनसे रिलेटेड कुछ आपको बिजनेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहां पर आपको एडजस्टमेंट जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। जैसे पहली एडजस्टमेंट है, लिखा है राइट ऑफ ₹10,000 एज फर्दर बैड डेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए और डूब गए। फर्दर मीन्स एडिशनल 10,000 रुपए और डूब गए। सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखा है प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स @5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और एक और एडजस्टमेंट है तीसरी, लिखा है ऑल्सो क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट @2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो दोस्तों, ये जो ऊपर आपको बैलेंस दिए हैं उनसे रिलेटेड ये 3 इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट एक साथ सिखाने के लिए बोला था, तो तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। इससे बेस्ट तरीके से आपको ये चीज कोई भी नहीं सिखा सकता। आप इसे ध्यान से समझे, आपको कभी भी इनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब इसका प्रेजेंटेशन हमें सॉल्यूशन में कैसे करना है। सॉल्यूशन हमें एक तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ये एडजस्टमेंट जानी है। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। साथ ही हमें ट्रीटमेंट इसका सीखना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी मैं आपको बताता हूं।
बैलेंस शीट में किधर इसका ट्रीटमेंट होगा? एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? अब देखें जरा, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी होती है, इन इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारी ओल्ड इंफॉर्मेशन है, जिनका ड्यूरिंग द ईयर ट्रीटमेंट हो चुका है, ये ओल्ड बैलेंस है। और जो ये इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है, इन्हें हम बोलेंगे न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें आ चुकी हैं, ये केवल एक अकाउंट में जाएंगी। जैसे सबसे पहले सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर्स, ये 5 बैलेंस दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर, डेटर हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, इसलिए आप सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में दिखाइए। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 2,10,000 हमने एसेट्स में दिखाया। फिर बैड डेट्स दिया हुआ है 8,000। ये बैड डेट्स का मतलब कि जो पैसे साल के दौरान डूब चुके हैं 8,000, वो तो हमारे ओल्ड बैड डेट्स हो गए। इन्हें आप बैड डेट्स यहां पर दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस में, और ब्रैकेट में लिख दे ओल्ड, कि ये वो बैड डेट्स हैं जो साल के दौरान डूब चुके हैं। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि साल के एंड में 10,000 रुपए और डूब गए, तो ये हमारे लिए क्या है? न्यू लॉस है। ये अभी जो तीनों इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन तीनों का कोई ट्रीटमेंट ऊपर नहीं हुआ था, इनका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो आपने क्या किया? डेटर्स को एसेट्स में दिखाया, पुराने बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया। अब जो बैड डेट्स एडिशनल है, न्यू बैड डेट्स हैं, उन्हें क्या करना है? अपने डेटर्स में से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये अभी हमें बाद में पता चले, तो ये इसे हम क्या नाम देंगे? न्यू बैड डेट्स। तो न्यू बैड डेट्स हमारे 10,000 हैं, तो हमारे डेटर्स बचे कितने? 2,10,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, बचे हमारे डेटर्स 2 लाख। ठीक है, और ये जो न्यू बैड डेट्स है, ये हमारे बिजनेस का नया लॉस है, तो इसे हम अपने ओल्ड लॉस में ऐड कर देते हैं। ऐड न्यू बैड डेट्स, जो कि 10,000 है। जितना हमने यहां पे माइनस किया, उतना ही यहां पर ऐड कर देना है। ये लॉस हमारा हो गया टोटल 18,000। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब लिखा है प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर। मतलब कि जो हमारे डेटर्स बचे हैं, कितने बचे हैं? 2 लाख रुपीज, 2 लाख के डेटर है, इस पर हमें 5% और पैसे डूब सकते हैं, इसका प्रोविजन बनाना है। तो कौन से डेटर पर आप डाउट करोगे? 2,10,000 पे या फिर बचे हुए 2 लाख पे? ये जो डूब चुके हैं उन पर तो डाउट बनता ही नहीं है, डाउट तो हमें इन बचे हुए लोगों पर करना है। इसलिए जो प्रोविजन हमें 5% बनाना है, वो इस डेटर पे, नेट डेटर पे बनाना है। तो यहां लिखेंगे लेस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाना है? 5%। तो ये 5% 2 लाख का, 5% 2 लाख का कितना हुआ? 10,000। तो ये 10,000 हमने माइनस कर दिया, हमारे डेटर बचे 1,90,000 की। अब ये जो 10,000 रुपए, ये तो वो हैं जो डूब चुके हैं, बैड डेट्स हो गए, और ये वो हैं जो डूब सकते हैं। ये भी तो बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए इस लॉस को हम क्या करेंगे? इस लॉस को हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड न्यू प्रोविजन, जो कि कितना है? 10,000। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। हो गया टोटल लॉस हमारा 28,000। ठीक है, अब हमारे पास देखिए पुराना भी तो हमने प्रोविजन बना रखा था,
जो कि केवल 2000 है। हम चाहें तो इन दोनों को इनकम ट्रीट करते हुए कि ये लॉस हमने पहले सोचे थे वो तो नहीं हुए, न्यू लॉस हमारे पास इतना हो सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस है तो आप इन्हें इनकम ट्रीट करके क्रेडिट में दिखा सकते हैं। या फिर चाहें नेट लॉस और नेट इनकम जानने के लिए कि हमारे जो 2000 रुपए हमने सोचे थे डूब जाएंगे वो तो नहीं डूबे, तो उसे आप इसमें से लेस कर दीजिए। इसमें आपके दो तरीके के ट्रीटमेंट हैं। इसे मैं ओल्ड प्रोविजन के नाम से माइनस कर देता हूं। जैसे हमारा ये हो गया था 28,000 में से 2000 माइनस कर दिया तो आ गया 26,000। अब यहीं पर दोस्तों एक बात समझना है, क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो कुछ अलग भी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या कि अगर ये पुराना प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन हमारा न्यू प्रोविजन से ज्यादा है, मान लीजिए पुराना प्रोविजन 12,000 है 12,000 और नया प्रोविजन 10,000 है, तो आप पुराने प्रोविजन 12,000 को क्रेडिट में दिखाइए क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और उसमें से आप अपना ये नया लॉस जो नया प्रोविजन 10,000 है 12,000 से 10,000 घट सकता है, इसलिए आप क्रेडिट में घटा दीजिए, 2000 बाहर दिखाइए। बट अगर आपका नया प्रोविजन नया लॉस पुराने प्रोविजन से ज्यादा है तो उसे आप यहां पर ऐड करके पुराने प्रोविजन को इधर माइनस कर दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब ये तो बात हो गई बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स की। अब हमारे पास यहां पर डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी बिजनेस के लिए लॉस है। ये डिस्काउंट अलाउड आप यहां डेबिट में दिखाएंगे जो कि है 3000। अब ड्यूरिंग द ईयर लिखा है कि हमें एक और रिजर्व क्रिएट करना है, वो भी किसके लिए, डिस्काउंट के लिए, कि हमें अपने डेटर्स को 2% डिस्काउंट और देना पड़ सकता है। इसलिए 2% डिस्काउंट हम कौन से डेटर्स को देंगे, जो नेट डेटर बचे हैं 1,90,000। तो इस पर हमें रिजर्व क्रिएट करना है, यहां लिखना है लेस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%। तो 1,90,000 का 2% कितना होगा, 3,800। 3,800 इसमें से माइनस करके 1,86,200 हमने डेटर्स नेट डेटर बाहर दिखा दिए। अब जो 3,800 ये हमारे लिए न्यू लॉस है, तो इसे आप डिस्काउंट अलाउड है तो उसमें ऐड कर दो, अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो आप यहीं पर बैड डेट्स में ही न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये आपने ऐड कर दिया 3,800। और देखिए दोस्तों हमारे पास एक पुराना रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी 1,000 का है जो कि न्यू रिजर्व से कम है, तो आप इसको यहां पर माइनस कर दें या फिर क्रेडिट साइड में दिखा दें। चलिए इसे हम यहां पे माइनस कर देते हैं, यहां लिखेंगे लेस ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व 1,000 है, इसे हमने कर दिया माइनस, तो आ गया 5,800। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। अगर आप इसे एक बार दोबारा से समझना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखें इसे, और इसके बाद फिर आप बुक में सॉल्व इलस्ट्रेशन देखें तो आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ जगह पर बुक्स में ओल्ड प्रोविजन में से न्यू प्रोविजन यहां घटाया है, वो भी मैंने आपको समझाया कि अगर ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है तो आप क्रेडिट में लिखकर न्यू प्रोविजन माइनस कर दो, और अगर ऐसी ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ज्यादा है, यहां पर मान लीजिए 11,000 है और न्यू रिजर्व हमारा 3,800 है, तो पुराना ज्यादा है तो पुराने को क्रेडिट में लिखकर न्यू लॉस आप उसमें से माइनस कर दीजिए। तो दोस्तों ये है कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके डाउटफुल डेट्स का, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट का। अब आप इसे नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करना है, फिर मैं आपको अगली एडजस्टमेंट बताता हूं।
तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है। इससे अगले पार्ट में मैं बची हुई आपको 7 एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तब तक आप इससे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कुछ सॉल्व इलस्ट्रेशंस करें जो इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। और आपको कोई कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट्स। तो दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट कैसी लगी इसे आप अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उसमें ऑल ऑप्शन को टैग करें। तब तक के लिए जय हिंद।